नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। हम लोग बात करेंगे आज आधुनिक भारत के अंतर्गत क्लास नंबर सेकेंड, जिसके अंतर्गत काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें आप बेसिकली जो यूरोप की जो उस समय की स्थिति, खासकर रोमन साम्राज्य क्या था, यूनानी सभ्यता किस तरीके से वहाँ विकसित हुई, उसी तरीके से भारत में आप देखेंगे तो भारत में एंशिएंट एरा के समय प्राचीन काल हो गया, मध्य काल हो गया, कहाँ कहाँ भारत का व्यापार होता था और किस तरीके से मुस्लिम धर्म का उदय हुआ और मुस्लिम धर्म के उदय के पश्चात कौन सा इम्पैक्ट पड़ा, खासकर यूरोप वासियों और भारतवासियों में। पूरा का पूरा देखिए, इसका कंपाइलेशन आपको एक लेक्चर में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पीडीएफ की रिगार्डिंग टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेरा रोल यहाँ पे क्या होगा आधुनिक हिस्ट्री को पढ़ाने के दौरान, हाउ टू टीच। देखिए बड़ा सिंपल है यहाँ पे कि मैं रटाने पे यहाँ पे बहुत ही कम ध्यान देता हूँ। मेरा हमेशा से ही जोड़ होता है कि मैं आप लोगों को एक सही वे में सिस्टमेटिक ढंग से समझाने का प्रयास करूँ, जिससे कि आप रटने की प्रक्रिया से बाहर निकल पाएँ। स्वाभाविक है इसमें समय भी लगेगा और आप मुझे समय दें, मैं आपको रिजल्ट दूंगा, ये मेरा वादा है। तो नंबर 1 है यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे। कोई भी यहाँ पे घटनाएं हो रही है उसके पीछे उसके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या था उसको जानना ज़रूरी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे तो आपके लिए हिस्ट्री पढ़ना बेहद ही आसान हो जाएगा। आपको बार बार, ठीक है ना, मतलब रीड ही नहीं करना है, उसको फील भी करना है, थिंक भी करना है। इस प्रक्रिया से आप बार बार गुजरेंगे, हिस्ट्री अपने आप आसान लगने लग जाएगा। प्रत्येक चैप्टर को लिंक करना, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी टॉपिक, सपोज करिए कि आपने हड़प्पा काल नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप लग रहे हैं गुप्त काल पढ़ने, तो बीच का जो गैप हो जाएगा वो हमेशा ही आपको समस्या देगा। मेरा यहाँ पे रोल क्या होगा कि मैं हर एक टॉपिक को कोशिश करूँगा कि अगर आप भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, डेनिश आया, फ्रांसीसी आया, तो फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ या फिर इनके रहने से भारत में क्या हुआ, आपस में किस तरीके से ये लोग लड़े, मरे कटे, कहाँ कहाँ व्यापारिक बस्तियाँ बसाया, क्या इनका व्यापारिक इंटरेस्ट था, कैसे धीरे धीरे इन लोगों के द्वारा राजनीतिक इंटरेस्ट लिया जाने लगा। ये सारी चीज़ों को देखिए मैं को रिलेटिव स्टडी मैं कराते हुए चलूँगा और इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत सारे फैक्ट आएंगे, जो कि वो फैक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे एक बच्चा कड़वाहट भरी दवा को पीने से मना करता है और उसके पेरेंट्स बड़ी चालाकी से मीठे में डाल के उस दवा को, ठीक है, बच्चों को पिला देते हैं, बच्चा का, ठीक है, लाइफ भी बच जाता है। ठीक वैसे ही मेरा जो रोल होगा यहाँ पे फैक्ट को लेके इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको डिलीवरी की जाएगी, जिससे कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो फैक्ट भी फिट हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी फिट हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पे रटाना नहीं, मुझे समझाना है, क्योंकि रटा रटा के, ठीक है, आपका दिमाग तो पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन जाएगा और फटना तय है। फटने नहीं दूंगा, क्लास बेहद ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जब तक आप अपने दुश्मन के बारे में, उसकी कमियों के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी खूबियों के बारे में नहीं जानेंगे, उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो जब क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर प्रश्न कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। पाँचवा चीज़ है पीडीएफ। यहाँ पे इसके लिए कोई चार्ज नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो ये रही कुछ, ठीक है, विशेष बातें जो मैं आप लोगों से पहले यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। अब आइए हम लोग देखें कि पूरे इतिहास को कैसे समझें। हालांकि जितना भी, ठीक है, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो इस चीज़ को मैं ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए आर्थिक जो कारण है किसी भी समाज का पूरी तरीके से रीढ़ होता है, हड्डी, रीढ़ की हड्डी होता है। देखिए अभी कोरोना में क्या हुआ है, आर्थिक कारणों की वजह से पूरा का पूरा एक तरीके से देखिए, चाहे नगर हो गया, ग्राम हो गया, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये आर्थिक कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों का परिवर्तन का आधार होता है और यही मार्क्सवादी इतिहासवादी जो लेखन शैली है वो यही चीज़ सबसे अधिक वो लोग यहीं पे बल देता है, आर्थिक कारण। और यही कारण है कि आज सबसे अधिक हमारे समाज में पूरी तरीके से लोकप्रिय है और एग्ज़ाम भी बहुत
ठीक है, यहाँ पे अटैक करता ही करता है, प्रश्नों को यहाँ पे बनाता है। तो आर्थिक कारण ही देखिए राजनीतिक कारण को प्रभावित करता है, सामाजिक कारण को, सांस्कृतिक कारण को और खासकर विशेषकर धर्म को बहुत हद तक, ठीक है, आर्थिक कारण इसे प्रभावित करता है। क्योंकि आज वर्तमान में आप जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हो गया, अपने सर्कल में दोस्तों में देख लीजिए, किसी का जॉब लग गया, कुछ हो गया, कोई राजनीतिक पार्टियाँ अगर जिसको शासन सत्ता मिल जा रही है, हर जगह यही है, इसी से सारी की सारी गतिविधियाँ संचालित होती रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको प्रभावित करने वाला और कोई कारक नहीं है। राजनीति भी इसको प्रभावित करेगा, सामाजिक भी प्रभावित करेगा, सांस्कृतिक भी प्रभावित करेगा, धार्मिक भी प्रभावित करेगा। लेकिन इसका प्रभावित करने का दर आर्थिक कारणों को कम होगा। अर्थात इस आर्थिक कारण को आप समझ गए, हर जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, बाकी अन्य सब्जेक्टों के साथ अपने आप को आप उतना ही अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। अब देखिए आर्थिक कारण यही होता है चेंज, ध्यान रखिएगा। इस चेंज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। अब उस चेंज को हम समझे कैसे? अब सपोज करिए कि हड़प्पा काल में कृषि होना शुरू हुआ, अचानक ही वैदिक काल में वो कृषि डैमेज हो गया। फिर वैदिक काल से कृषि का धीरे धीरे प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे, ठीक है, जंगलों को साफ किया गया। आगे चल के वहीं जो कृषि युक्त जो भूमि थी उसको, ठीक है, कृषि का रूप दे दिया गया। आगे चल के भूमि को नापने के लिए पहली बार, ठीक है, देखेंगे आगे जब मिडेवल हिस्ट्री में आएंगे तो बिस्पा जैसे जो इकाई होता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया जाएगा। उसी तरीके से अकबर आएगा, एक अलग गज चलाएगा। तो ये प्रक्रिया है, जब तक इस प्रक्रिया को आप नहीं समझेंगे, चेंज को आपको समझना है, उस चेंज को आप समझ गए तो आप हिस्ट्री समझ गए। अब नेक्स्ट हम लोग बात की जा रहे हैं, मतलब कर रहे हैं यहाँ पे तथ्यों की। तो देखिए तथ्य कोई अलग से तो आता नहीं है, कहीं न कहीं इसी चेंज का भाग वो तथ्य भी होता है। तो इसीलिए जहाँ भी चेंज होगा कुछ न कुछ देखेंगे कि तथ्य भी आएगा, और उन तथ्यों को बड़ी आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे जब आप इस चेंज को समझ जाएंगे। बार बार मैं यहीं पर लोड दे रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, इस चेंज को आपको समझना है कि क्या परिवर्तन हुआ। जैसे कि अगर आप अपने आप को ले लीजिए कि एज ए स्टूडेंट अगर आपका उम्र सपोज करिए कि एवरेज अगर 25 साल है, तो क्या एक एक दिन की जो घटनाएं हैं, आपका जो भी इतिहास बीत चुका है, अगर कोई बोले कि बताओ फला तारीख को, फला दिन को क्या हुआ था, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप उन्हीं घटनाओं को याद कर पाते हैं जहाँ पे कोई बड़ा चेंज हुआ है। जैसे कि आपके भाई का शादी कब हुआ, आपको याद होगा कि हाँ इस समय हुआ। उनका पहला बच्चा कब हुआ, अपने बारे में आप देखेंगे कि आपने कब पहली बार बोलना शुरू किया, पहली बार खाना शुरू किया, कब आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, इंटरमीडिएट दिया, कब आपने, ठीक है, जॉब लिया, कब आपकी शादी हुई। ऐसी चीज़ों को ही आप याद कर पाता है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जहाँ चेंज है उस चेंज को आप ध्यान में रखेंगे, आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि प्लासी का युद्ध ले लीजिए, बक्सर का युद्ध ले लीजिए, बार बार इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वहाँ से भारत की गुलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जब गुलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है एक बहुत बड़ा परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है। जो अभी तक भारत मुगलों के अधीन थी, वो भारत अब अंग्रेज़ों के अधीन हो रहा है। तो कुल मिला के, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरा कहने का यहाँ पे तात्पर्य क्या है। बहरहाल आइए हम लोग बात करते हैं अब आधुनिक भारत की। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न को देखा जाए तो अब ट्रेडिशनल जो चीज़ है, जो परंपरागत जो चीज़ें थी, डायरेक्ट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम बन रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें, चाहे स्टेट पीसीएस या कोई भी वन लाइनर जो एग्ज़ाम होता है, रेलवे एसएससी, थोड़ा यहाँ पे अब एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे डायनेमिक हो रहा है। और डायनेमिक होने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ रट के आप क्वेश्चन को क्वालिफाई, मतलब क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आपको उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी समझ में आना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए 2 टाइप के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है ट्रेडिशनल प्रश्न कि सर्वप्रथम किस यूरोपीय द्वारा भारत के लिए समुद्री खोजकर्ता को जनक माना जाता है? पूछ लिया, जनक माना जाता है। बड़ा आसान सा उत्तर है, जनरली पता होगा, वास्को डी गामा को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वास्को डी गामा को माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए डायनेमिक एक जो चेंज आया कि किन कारणों से यूरोप वासियों को भारत के लिए समुद्री मार्गों को खोजना पड़ा।
तीन ऑप्शन है, सॉरी 4 ऑप्शन है। भूमध्य सागरीय मार्ग, यूरोप में पुनर्जागरण, भारतीय वस्तुओं की मांग, उपरोक्त सभी। अब जिसको थोड़ा बहुत ठीक है अगर आइडिया होगा तो इस प्रश्न को डील नहीं कर पाएगा और वो लगेगा कि भारत में ठीक है जो भारतीय वस्तुओं की मांग थी यूरोप में सबसे अधिक होती थी, इसी को लगा के आ जाएगा। लेकिन ये तो सरासर गलत है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात भूमध्य सागरीय मार्ग, यूरोप में पुनर्जागरण। अब ये ऐसे अगर टर्मोलॉजी आता है तो बच्चे को हवा भी नहीं लग पाती है कि आखिर प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। आखिर भूमध्य सागर, पुनर्जागरण क्या है, यूरोप में पहली बार सुनता है, समस्या आती है। लेकिन मैं इन सारे ही समस्याओं को सॉल्व करते हुए ही अपने सिलेबस में या फिर यूरोप का ठीक है जिस तरीके से भारत में आगमन हुआ है उसको मैं पूरा करूँगा और यही मेरा कॉन्सेप्ट बेसिस पे पढ़ाने का अप्रोच होगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं यूरोपियों के आने के कारण। अब रियल रूप में देखिए सिलेबस यहीं से आपका स्टार्ट भी होता है। तो एक ही कारण था वो व्यापार, और अगर हम यहाँ व्यापार की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं था कि यूरोप वासियों का व्यापार आधुनिक काल में ही शुरू हुआ। उनका व्यापार देखिए यूरोप वालों का बहुत पहले से, एंशिएंट एरा से ही आप देखेंगे। जब मौर्य पीरियड आएगा, जब भारत में नीचे संगम काल चल रहा होता है, उसी समय से उस सबका व्यापार होगा। और उस समय पूरा का पूरा जो व्यापारिक पक्ष था भारत के फेवर में हुआ था। तो फिर प्राचीन काल में जब चल रहा था तो भारत का जो मध्यकाल जो चल रहा था यहाँ भी चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक नया टॉपिक को हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है कि यूरोपियों को आने का कारण आधुनिक काल में, खासकर जो हमारा भारत का जो मध्यकाल होता है उस समय इसको खोजने की ज़रूरत यहाँ पे क्यों हुई। क्या भारत सचमुच में खो गया था, जबकि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि प्राचीन भारत से ही भारत और यूरोप का व्यापार हो रहा था। तो अब थोड़ा इसके कारणों की हमें पड़ताल करनी पड़ेगी। आइए हम लोग एक एक कारणों को देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में क्या था, यूरोप में क्या था, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर आए जिससे कि भारत और यूरोप के व्यापार पूरी तरीके से बाधित हो गया। अब यहाँ पे पहली बार आप समझने की कोशिश कीजिए भारत के व्यापार को लेके। अब ध्यान से देखते चलिए। अगर मैं दिखे यहाँ पे प्राचीन काल की बात करूँ, यहाँ पे प्राचीन काल की, तो गुजरात का क्षेत्र आपको पता है यहाँ पे इसी ठीक है जो खंभात की खाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र होगा, जस्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा एक क्षेत्र ठीक है जिसका नाम है यहाँ पे लोथल। लोथल ठीक है, इसको गोदीवाड़ा भी बोला जाता है। गोदीवाड़ा का मतलब होता है ठीक है बंदरगाह। ठीक है, क्या होता है, बंदरगाह। ध्यान से देखते चलिए। अब प्राचीन काल में जो हड़प्पा काल जो होता था हुआ था, उस हड़प्पा काल में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था लोथल। वहाँ से भी देखेंगे तो व्यापार स्थल मार्ग हो गया, या ठीक है स्थल मार्ग हो गया, और दूसरा हो गया जल मार्ग। यहाँ से व्यापार होता था। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का व्यापार उस समय यहाँ था, आगे बढ़ा स्थल मार्ग से इधर ठीक है पश्चिमी जो एशियाई देशों के साथ होता था, इसके अलावा मिस्र के साथ होता था। पूरा का पूरा एक व्यापारिक आपको चैन यहाँ पे दिखाई देगा। अर्थात अगर हम लोग देखें आज जिसे ग्लोबलाइजेशन के युग बोलते हैं कि आज ग्लोबलाइज हुआ है, भारत तो हड़प्पा काल से ही पूरी तरीके से ग्लोबलाइज हुआ था। आगे चल के देखिए हड़प्पा काल के बाद आपको पता है कि आएगा वैदिक काल। ध्यान से देखते चलिए। और वैदिक काल पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्यता होती है, जबकि हड़प्पा काल एक नगरीकरण सभ्यता थी। अब इस वैदिक काल में ऐसा माना गया कि आर्य लोगों का ठीक है मध्य एशिया से आगमन हुआ। कई सारे खेपों में आर्य लोग आया भारत में। अब इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जो भी एविडेंस मिला है DNA साक्ष्य के द्वारा प्रभावित हो चुका है। आर्य लोगों का आगमन ठीक है मध्य एशियाई देशों से हुआ था। अब इसमें कंट्रोवर्सी हो सकता है ठीक है, लेकिन आपको दिल पे नहीं लेना इन सारी चीज़ों को समझिए। वैदिक काल जब यहाँ पे शुरू होता है तो यहाँ पे ब्राह्मण धर्म का जब पूरी तरीके से उदय हो जाएगा तो देखेंगे कि पूरी की पूरी जो व्यापारिक मार्ग ही एक तरीके से ठीक है बाधित हो जाएगा। कुछ होगा ही नहीं, भारत के लोग निकलेंगे नहीं। ब्राह्मणों के द्वारा बोला जाएगा कि अगर समुद्र में जाओगे ठीक है तो राक्षस रहेगा। एक से एक मने जो इनके जो कर्म कांड होते थे शुरू हो गया। अब वैदिक काल के बाद से अब यहाँ पे शुरू होगा महाजनपद काल।
अब इस महाजनपद काल में हमें बड़ा चेंज दिखाई देता है कि बड़े बड़े जो महाजनपदों का उदय हो गया, उसी में मगध साम्राज्य आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा। अब जिस मौर्य साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से पुनः व्यापार शुरू हो जाएगा। गुजरात को तो बनाया ही जाएगा, साथ में यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कोलकाता के आसपास, यहाँ पे बंगाल में एक यहाँ से ताम्रलिप्ति बंदरगाह का भी उदय होगा। तो ध्यान रखिएगा महाजनपद काल में, ठीक है। एक जो आएगा मौर्य काल, इसी के अंतर्गत आप इसे शामिल कर सकते हैं, हालांकि मौर्य साम्राज्य भी इसे बोल सकते हैं। ऐसा क्या परिवर्तन होगा? तो देखिए महाजनपद काल में 2 नया धर्म आ गया, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। अर्थात अब ब्राह्मण धर्म की मोनोपोली नहीं रह गई, उनकी मोनोपोली पूरी तरीके से टूट गई मौर्य काल में आके। अब ये परिवर्तन जारी रहा आगे चल के मौर्य काल के समानांतर ही। नीचे आप जाएंगे दक्षिण में तो आपको वहाँ पे संगम काल मिल जाएगा। संगम काल में कई सारी बंदरगाह, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। ताम्रलिप्ति तो यहाँ हो गया, यहाँ पे अरिकामेडु हो जाएगा, अरिकामेडु, बस ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, संगम काल में हो जाएगा अरिकामेडु। ध्यान रखिएगा अरिकामेडु जो सूती वस्त्रों के लिए काफ़ी फेमस था। उसी तरीके से पुहार बंदर हो जाएगा, जिसको आज वर्तमान में कावेरी पट्टनम बोला गया। ऐसे अनगिनत, ठीक है, मुजरिस वगैरह बहुत सारे नाम हैं। वैसे बंदरगाहों से भारत का उस समय व्यापार होता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एंशिएंट ईरा में देखिए भारत के साथ पूरा का पूरा ये हो गया आपका लोथल हो गया, इधर सुध कांगडोर हो गया, इसके अलावा दक्षिण में हो गया। देखिए भारत कितना उसी एंशिएंट एरा से दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ चुका था, चीन से जुड़ चुका था। भारत का जो भी पश्चिमी जो इलाका है पश्चिम एशिया से जुड़ चुका था, इधर यूरोप वासियों से पूरी तरीके से जुड़ चुका था। शानदार तरीके से, धूमधाम तरीके से यहाँ पे व्यापार हो रहा था। और इसी क्रम में आर्यों के बाद से एक लोग आए, जैसे ईरानी आक्रमण भी हुआ। क्योंकि ये जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा आज भले ही ये लोग तेल कितना भी बेच ले, लेकिन एक समय था जब इनको कृषि वस्तु पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और इनकी वैसी ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जो कृषि जनित जो वस्तुएं हैं होती ही नहीं है। ड्राई फ्रूट है, अदरवाइज वहाँ पे तेल वगैरह होती है। पशुपालन के रूप में लोग ऊँट भेड़ वगैरह पालते हैं, तो इनके साथ समस्या थी। और यही कारण है कि ईरान वासियों का भारत में आक्रमण शुरू हुआ। देखिए यही समय है, ठीक है। एक समय था यहाँ पे जब यहाँ मेसोपोटामिया होता था, यहाँ पे इजिप्ट हुआ होता था, जब हड़प्पा काल का जब व्यापार होता था उन लोगों से। लेकिन अब समय बदल गया और जैसे ही भारत में महाजनपद काल आएगा, धीरे 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 ईरानियों का आक्रमण होगा, यूरोप वासियों का देखिए आक्रमण होगा। अब यही देखिए एक समय था, समझिए चीज़ों को, कि इनका व्यापार होता था लेकिन अब आक्रमण करने में लगा हुआ था। सिकंदर आएगा, इसके साथ साथ देखिए ईरानी हो गया। मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, पहला आक्रमण देखा जाएगा तो ईरानी हो जाएगा, सिकंदर का आक्रमण होगा। मरुत्तर काल तक आते आते देखेंगे तो यहाँ पे शक, कुषाण, शक, ध्यान रखिएगा, कुषाण, पार्थिव, पहलव, ऐसे सारे लोग यहाँ पे आते गए। आगे चल के यहाँ पे हुड़ों का आक्रमण होगा। जब मुस्लिम धर्म का उदय हो जाएगा तो मुस्लिमों का भी आक्रमण हो जाएगा। और आने वाले समय में, ठीक है, ईसाइयों का भी आक्रमण होगा। एक तरीके से ईसाई जो व्यापार करने लोग आएगा, जो भी यहाँ पे यूरोपीय यात्री जो लोग आएगा, यूरोप के व्यापारी लोग आएगा, इतने सारे लोग देखिए कि कंपोजिट कल्चर का देखिए कितना खतरनाक कारण हो सकता है कि यहाँ से अधिकतर लोग आए तो भारत में सब रच बस गया। और आज यही तो भारत की डाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिल रहा है। खैर, यहाँ पे हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि भारत और देखिए पूरी तरीके से जो यूरोप का जो व्यापार आज से नहीं हो रहा था, बल्कि एंशिएंट एरा से ये सब का व्यापार चल रहा था। पहले भारत का व्यापार देखिए इधर से स्थल मार्ग होते जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखते चलिए, ठीक है, ये जो, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपको पूरी तरीके से पाकिस्तान, खैर उस समय तो भारत का भी नंग था। इधर हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ईरान हो जाएगा, इराक हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। फिर यही जो रास्ता था पूरी तरीके से एक स्थल मार्ग का रास्ता था। दूसरा रास्ता था यहाँ पे समुद्री मार्ग का। भारत के तटवर्ती इलाका से लेके निकलो
और सीधे या तो पर्सियन गल्फ में चले जाओ या फिर स्वेज नहर होते सीधे यूरोप में या मेडिटेरियन सी में आ जाओ और फिर यूनान से व्यापार करो। आगे चल के रोमन साम्राज्य हो गया, यहाँ से व्यापार होने लगा। तो कहने का आप एसेंस आप समझ रहे हैं कि भारत का व्यापार बहुत पहले से यूरोप वासियों के साथ इसी रास्ते के जरिए हो रहा था, जो आज वर्तमान में जो मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप की। अब ठीक मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने भारत की सिचुएशन कुछ समय समझ लिया होगा। अब देखिए यूरोप की बात करें तो सर्वप्रथम वहाँ पे यूनानी सभ्यता का जन्म हुआ, जो बिल्कुल यूनान में एक जो गणतंत्र की अवधारणा थी बहुत ही शानदार यहाँ पे मानी जाती है। वैसे गणतंत्र की अवधारणा तो सबसे पहले भारत में ही मानी जाती है। बिहार के जो ठीक है वैशाली का एक लिच्छवी जो गणराज्य हुआ करता था वहाँ माना जाता है, लेकिन यूनान भी उस समय गणतंत्रात्मक प्रक्रिया से गुजर रहा था, वहाँ मौजूद थी। और यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यूनान का उदय ठीक लगभग 5वीं से लेकर ठीक है 4वीं-5वीं सदी में यहाँ पे तेज़ी से यूनान सामने आया। इसकी कुछ आप एरिया को आप देखने का प्रयास कीजिए। यही है यूनान का क्षेत्र। इसमें देख पा रहे हैं बहुत सारा टिरियंस है, थिप्स है, अस्पार्टा है। वहीं जो आप लोगों ने अस्पार्टा जो मूवी देखा होगा 300 मूवी, जो काफ़ी फेमस मूवी है, मेरी पसंदीदा मूवी है। अगर हौसले मजबूत हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये वही बातें हैं। देखिए उस समय यही था, कौन सा क्षेत्र था, यूनान का क्षेत्र हुआ करता था। अब ये जो यूनान का समाज देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था मौजूद थी, कोई कर्मकांड नहीं था, बिल्कुल आज़ादी थी, बहुत देववाद की परंपरा थी, बहुत सारे ईश्वरों को मान सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। कई सारे यहाँ पे दार्शनिक फेमस दार्शनिक भी हुए, जैसे इतिहास का जो पिता बोला गया हेरोडोटस को, ऐसे ही नहीं बोला गया हेरोडोटस। इसके अलावा सुकरात का नाम आप कैसे भूल सकते हैं, सुकरात का शिष्य हो जाएगा प्लेटो का शिष्य हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, अब अरस्तु का जो चेला होगा आगे चल के सिकंदर ही आएगा। तो देखिए एक से एक जो दार्शनिक यहाँ पे हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी कलाकृतियों से पूरे यूनान को बहुत प्रभावित किया। और बिल्कुल आज के समाज में ऐसा बोला जाता है कि यूनान उस समय वैसे ही था जैसे आज भारत में रह रहे हैं। आज़ादी थी, भरपूर थी, ठीक है। और उस समय कोई धार्मिक कर्मकांड कुछ उस तरह की मतलब जो परंपरा थी जो उतनी मौजूद नहीं थी। जो एक होता है ना कि मोनोपोली आ गया किसी एक रिलीजन को लेके, था कोई दिक्कत नहीं था, बहुत देववादी था, एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, अपने अपने ईश्वर को लोग मान रहे हैं जो भी ठीक है अपने हिसाब से अपना लाइफ जी रहे हैं। कितना शानदार समाज था उस यूनानी समाज में। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का उदय होने लगा, देखेंगे लगभग तीसरी ईसा पूर्व के आसपास रोमन साम्राज्य का तेजी से उदय होगा। इसमें एक योग्य शासक आएगा जिसका नाम होगा इसी रोम के क्षेत्र में जूलियस सीजर। ध्यान रखिएगा नाम होगा जूलियस सीजर। इसके नेतृत्व में एक बहुत बड़े विशाल रोमन साम्राज्य की स्थापना की जाएगी। और ये रोमन साम्राज्य देखिए लगभग 4वीं सदी तक आते आते इतने बड़े भागों में फैल जाता है कि पूरा का पूरा ये यूरोप को कवर कर लेगा। इसके अलावा जो पश्चिमी एशिया के भाग को कवर कर लेगा। नीचे से अगर देखें तो देखिए ये अफ्रीका का क्षेत्र है, उत्तरी अफ्रीका का भाग क्षेत्र कवर कर लेगा। उत्तरी अफ्रीका 3 महाद्वीपों में इतना विशाल भूभाग को ठीक है कंट्रोल किए हुए फैले हुए, देखिए कितना बड़ा यहाँ पे रोमन साम्राज्य यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे जनरली ध्यान रखिएगा जब रोमन साम्राज्य यहाँ पे हो चुका है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ईसा काल में यहाँ पे ध्यान रखिएगा ईसा काल में यही जो सीरिया का जो क्षेत्र है यहाँ पे सीरिया और ठीक है इसी के बगल में आपको नीचे आ जाएगा जेरूशलेम। एक जेरूशलेम जगह है, ध्यान रखिएगा जेरूशलेम में एक गांव, उस गांव का नाम काफ़ी फेमस है, जिस गांव का नाम है बेथलहम नाम है, बेलथाम भी उसको बोला जाता है। यहीं से ईसा मसीह का जन्म होगा। ध्यान रखिएगा ईसा मसीह का जन्म होगा। अभी लंबी चौड़ी कहानी है, कुल मिला के ही आप जानने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म होगा, यहीं पे ईसा मसीह को सूली में चढ़ा दिया जाएगा। और सूली में चढ़ाने वाले और कोई नहीं है बल्कि
रोमन साम्राज्य के शासकों की परमिशन से उनको चढ़ाया जाएगा। और आगे चल के यही रोमन जो शासक होते हैं ईसा मसीह के, ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके विचारों से सब इतना मतलब एक तरीके से परसुएट होगा, इतना उनके विचारों को मानेगा कि पूरा का पूरा ये जो भाग है देखिए ईसाईकरण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ईसाईकरण हो जाएगा, अर्थात क्रिश्चियनिटी धर्म को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलने लगेगा। अब देखिए ईसाईकरण में क्या है, क्रिश्चियनिटी धर्म में क्या है, तो यहाँ पे एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना। ध्यान रखिएगा एक ईश्वर को मानना, और ये लोग पूरी तरीके से एक ईश्वर को मानने पे जोर दे रहा था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य थे, चलाना तो आसान नहीं था। एक पीक पे जाने के बाद इसका डिक्लाइन तय था, और वो डिक्लाइन यहाँ पे अब होने लगा। देख पा रहे हैं लगभग चौथी शताब्दी के अंत तक आते आते यही रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। अब सोचिए यहाँ तक भारत का व्यापार ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था, अरब देश होते, ईरान देशों होते हुए, इजिप्ट होते हुए कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वो रोमन साम्राज्य टूट गया। टूटने के बाद एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य बन गया, दूसरा पूर्वी रोमन साम्राज्य बन गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुई बाइजेंटाइन, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलते हैं, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुई रोम। और ध्यान रखिएगा पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल। अब इसी कॉन्स्टेंटिनोपल को वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस्तांबुल बोला जाता है, इस्तांबुल। आगे चल के जब मुस्लिम लोग इसको कुस्तुनतुनिया बोलेगा, कुस्तुनतुनिया, ध्यान रखिएगा कुस्तुनतुनिया, ठीक है। अभी आएगा जब मुस्लिम साम्राज्य आएगा तो फिर हम लोग इसको पुनः रिपीट करेंगे। अब हुआ क्या, तो इन पूरे ही इलाकों में देखिए यहाँ पे पोप पादरियों का वर्चस्व बढ़ गया, क्योंकि ईसाई धर्म तो पहले यहाँ पे आ चुका था, और ईसाई धर्म का उस समय हेड के रूप में पोप था। जगह जगह जो भी चर्च लगा हुआ था वहाँ पादरी भरे होते थे। अब ये पोप पादरी मिल के पूरे रोमन साम्राज्य को अपने, माने होता है ना, धार्मिक चीज़ों को, बाइबल को अपने हिसाब से इस तरीके से सब व्याख्या किया, जैसे कि शुरू में वेदों की व्याख्या हुआ था ब्राह्मण ग्रंथ में। आज भी देखिए मुस्लिम धर्म में कुरान की व्याख्या को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है। यही जो समस्या थी उस समय पोप के द्वारा बाइबल की व्याख्या को लेके हुआ, और समाज को ये लोग अपने अकॉर्डिंग इतना लोग कर्मकांड बना लिया। कारण क्या था, तो आर्थिक, यही तो मैं समझा रहा हूँ, आर्थिक। देखिए भारत में भी जब चल रहा था शुरुआती जब वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल कितना शानदार तरीके से चला, उत्तर वैदिक काल तक आते कर्मकांड आ गया। ब्राह्मण लोगों के द्वारा यज्ञ लाओ, बलि चढ़ाओ, दान दक्षिणा दो। कारण क्या था, आर्थिक। इसी आर्थिक को आपको समझना है। आर्थिक गतिविधियां ने ईसाई धर्म को पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया। अब पोप पादरी मजा मार रहा है, नीचे के गरीब लोग यहाँ पे मर रहा है। शासक इसका ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया, सामंतों ने भी इसका ज़बरदस्त तरीके से साथ दिया। लेकिन एक बहुसंख्यक जो आबादी थी, जो जनसंख्या थी, उनका शोषण होता रहा। उनको हमेशा ही धर्म के नाम पे दबाया गया। यही तो कारण है। देखिए आगे जब चल के जब कार्ल मार्क्स आएगा, बोलेगा धर्म एक अफीम होता है जिसको एक बार सूंघ लेने से वो उसका धर्म का जो नशा इस कदर उस इंसान के अंदर जाएगा कि उसको सोचने समझने की जो शक्ति ही होगी, उसकी मानसिक शक्ति ही पूरी तरीके से छीड़ हो जाएगी। और क्या ये बातें बिल्कुल सही बोला है, नशा तो नशा ही है, चाहे धर्म का नशा हो या फिर किसी और चीज़ का नशा। लेकिन यहाँ पे धर्म का नशा इस कदर यहाँ पे इन तीनों में सवार हुआ, हर जगह धार्मिक मामले को लेके आम लोगों को दबाया जाने लगा। अब ये जो दबाने की जो प्रक्रिया आप देखेंगे तो लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी तक सेम टू सेम सिचुएशन रहेगा। कुल मिला के यही था पोप पादरी शासक संबंध। अब यहाँ पे पूरे के पूरे रोमन साम्राज्य में, चाहे पूर्वी रोमन साम्राज्य चाहे पश्चिमी रोमन साम्राज्य, ऐसे कर्मकांडी लोगों का पूरी तरीके से उदय हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म का उदय। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, फिर अभी चीज़ों को इंटरलिंक किया जाएगा। इस्लाम धर्म को उदय आपको पता होना चाहिए कि यही है मक्का का क्षेत्र सऊदी अरेबिया में। यहाँ पे एक व्यक्ति का जन्म हुआ था 570 एडी में। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, द ग्रेट मैन, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद। ध्यान रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। तो उस समय क्या होता था, देखिए कि भारत का यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं
पूरा का पूरा एरिया को बोला जाता है यहाँ पे मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, अब भारत की जो भी कृषि वस्तुएं थी इस मालाबार तट से होके जाती थी, स्वेज नहर होके जाती थी, यूरोप पहुंचती थी, पर्शियन एम्पायर होते, पर्शियन गल्फ होते, ऐसे जाके पहुंचती थी। तो यहाँ पे इन सारे इलाकों में बहुत सारे कबीलाई लोग यहाँ पे मौजूद रहते थे। कबीलाई लोग जनजातीय समाज से युक्त थे। ठीक है, मार धाड़ करने में काफ़ी ये लोग निपुण होता था। जो भी व्यापारी जाता था सब इधर से भी व्यापार होता था। चाइना का सिल्क रूट आप इसे छोड़ नहीं सकते थे, सिल्क रूट जो एंशिएंट एरा से काफ़ी फेमस था। इन लोगों का काम ही था कि लूट बार करके, ठीक है, इन व्यापारियों को लूट लेना, कर लेना। और इन कबीलाई को अपने अपने देवता भी होते थे, जैसे पत्थर के देवता हो गया, कहीं पत्थर फेंक के मान लिया, जिस भी किसी भगवान को मानते हैं। यहाँ पे पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया कि उन सारे ही कबीलाई जो लोग थे उनके पत्थरों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया, एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया, और धीरे धीरे उन कबीलाई लोगों को शिक्षित करना शुरू किया और अपने ज्ञान की आगोश में लेते हुए उनका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया। सब पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी बन गए। अब जब अनुयायी बन गए यहाँ पे, जब पैगंबर मोहम्मद का एक तरीके से, ठीक है, तेज़ी से जब इनके धर्म का प्रसार होने लगा, इनके अनुयायी बनने लगे, जैसे कि एक समय हुआ था बुद्ध और जैन धर्म का। देखिए, बुद्ध धर्म का जब उदय हुआ था तो वही बिहार की जो भूमि है कितना तेज़ी से फैला, और आज वही बिहार है, बुद्ध धर्म के इक्के दुक्के लोग यहाँ पे मौजूद है। तो हुआ क्या है, कन्वर्जन, धर्मांतरण यहीं पे यहाँ हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा यहाँ पे धर्मांतरण करवा लिया गया, अपना अनुयायी पूरी तरीके से इन कबीलों लोगों को बना दिया गया। जो भी इनकी पत्थर वत्थर थी एक जगह रख दिया गया मक्का में, और आज वह वर्तमान में उसी को किबला बोला गया। ध्यान रखिएगा, क्या किबला। तो बाकी जो अन्य छोटे छोटे धर्म के लोग थे, कुछ समस्या होती है उनको, और इनको फिर यहाँ से भगा दिया जाता है। ठीक है, और ये चले जाते हैं मदीना। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा ऊपर मदीना का क्षेत्र, मक्का और मदीना। यही मदीना में पैगंबर मोहम्मद को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो गई, माने अर्थात मर गए सिंपल भाषा में। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे तो उनकी मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपनी कोई उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की। तो भाई उनका अब परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा, काफ़ी समस्या हुई। और उस समस्या का छुटकारा पाने के लिए इनके आने वाले पद को, ध्यान रखिएगा, इनके पद को, ठीक है, खलीफा का नाम दे दिया गया। खलीफा, ध्यान रखिएगा, खलीफा, जो पूरे के पूरे जो मुस्लिमों का धर्म गुरु होगा, मुस्लिमों का धर्म गुरु होगा। अब यही खलीफा को लेके थोड़ा सा मामला पैगंबर के उत्तराधिकारियों के लेके समस्या आई, जो कि शिया सुन्नी की जो कॉन्सेप्ट आती है। ठीक है, तो अलग ही मसला है। मुस्लिम धर्म हो गया, समझिए, खिलाफ जो है ना यहाँ पे, सॉरी, जो खलीफा जो था, अब एक खलीफा धीरे धीरे अपना साम्राज्य को एक्सपेंड करना शुरू किया। अब एक समय के बाद देखिए, ये जो खलीफा थे, कई सारे खलीफा आए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, कई सारा खलीफाओं का वंश चलता रहा। और अब देखिए, इतिहास यही है कि चेंज को समझना पड़ेगा। एक समय था ये जो पूरा का पूरा एरिया क्रिश्चियनिटी में यहाँ पे हो चुका था, क्रिश्चियनिटी में ईसाईकरण हो चुका था। अब यहाँ पे जब मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, शासक जब यहाँ पे आएगा खलीफा का पद लेते हुए, तो अपना साम्राज्य को विस्तार करेगा, और पूरी तरीके से अपना साम्राज्य को विस्तार करते हुए अफ्रीका के क्षेत्रों, स्पेन तक यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से तुर्की के क्षेत्रों तक लेते लेते यहाँ पे पूरे देखेंगे, इधर मध्य एशिया और आज तो इंडोनेशिया तक पूरा का पूरा इस साम्राज्य फैला हुआ है। तो देखिए कैसे हो रहा है, आप इस चेंज को समझिए। यही प्रक्रिया था यहाँ पे। अब नेक्स्ट इमेज में आप देख पा रहे हैं कि एक समय था जब पीक में था, जब मुस्लिम साम्राज्य का जब उदय हुआ। देखिए कितने बड़े एरिया में मुस्लिम साम्राज्य पूरी तरीके से यहाँ पे फैल चुका था। अब यही समस्या का कारण था, इधर मुस्लिम साम्राज्य का पूरी तरीके से उदय हुआ। देखिए इधर इजिप्ट के क्षेत्रों में काफ़ी आपको दिखाई देगा, इधर काफ़ी वर्तमान में भी मुस्लिम कम्युनिटी को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भारत भी था उस समय, आज भी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए हुआ क्या। अब मुस्लिम धर्म के आ जाने से अब यहाँ पे जो थे क्रिश्चियनिटी धर्म को मारने वाला ईसाई धर्म वालों के मन में तो संदेह आएगा ही आएगा, संशय आएगा ही आएगा कि कहीं ये लोग, ठीक है, हमारा धर्मांतरण ना कर दे। और उस समय व्यापार का भी रास्ता था, ये मुस्लिम व्यापारी सब, ठीक है, भारत आता था। अब यही समय है देखिए भारत में,
ठीक है, मुस्लिम व्यापारी लोग आएगा। मुस्लिमों का व्यापार देखिए यहाँ से होगा, इंडोनेशिया के क्षेत्रों की तरफ से होगा। जब इंडोनेशिया के क्षेत्रों की तरफ से होगा, यहीं से एक जहाज़ जाएगा और जाके गुजरात के क्षेत्रों में खंबात की खाड़ी में फंस जाएगा। ठीक है, और भारतीय शासक में एक शासक होता है यहाँ पे, दानिश नाम का एक शासक होता है। दानिश पे जब इंजाम लगाएगा खलीफा कि भाई जहाज़ को वापस लौटाओ, जब वापस नहीं लौटाएगा तो मोहम्मद बिन कासिम को भेज देगा कि जाओ जाके ठीक है अटैक करो। तो यहीं से एक शुरुआत हो जाती है। मोहम्मद बिन कासिम भारत में 712 ईस्वी में एक ठीक है 17-18 साल का नौजवान भारत पे अटैक करेगा और ठीक है दानिश को पराजित भी करेगा सिंध के क्षेत्रों में। लेकिन इसका क्या मतलब है कि भारत में ठीक है मुस्लिम का जो आगमन हुआ आक्रमण के दौरान हुआ? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुस्लिम धर्म के उदय के साथ साथ जब व्यापार होने लगा, समझिए चीज़ों को, तो भारत के पश्चिमी तटों पे, खासकर ये जो मालाबार का जो तट है, मालाबार हो गया, कोंकण हो गया, इन सारे ही तटों पे धीरे धीरे मुस्लिम व्यापारियों का आगमन होने लगा। अब भारत देखिए इतना खूबसूरत देश है, भारत का दिल इतना अब है, भारत माता का दिल इतना बड़ा है, जो भी आता है यहाँ का यहीं होकर रह जाता है। इतिहास गवाह है। यही प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत सारे मुस्लिम इन मालाबार कोंकण तटों में बसना शुरू हो गए, वस्तुएं ले जाते थे और जाके ठीक है मुँहमंगे दामों में ये क्या करते थे, तो जो भी रोमन वासी थे, यूरोप वासी थे, उनको ये सप्लाई करते थे। तो व्यापारिक मार्ग इसी तरीके से चल रहा था। अभी तक कोई समस्या नहीं आया, लेकिन डर तो था ही। एक ठीक है रिलीजन है मुस्लिम, दूसरा रिलीजन है ईसाई। मुस्लिम तेज़ी से आगे आ रहे हैं, तो हमेशा इनके मन में डर बैठा होता था कि कहीं भाई ये लोग हमारा ठीक है धर्मांतरण ना करवा दे, कहीं हम पे अटैक ना कर दें। देखिए आगे यहाँ पे फिर क्या हुआ, आगे चल के देखिए यहाँ पे 1453 में यहाँ पे उस्मानिया साम्राज्य का विघटन हो जाएगा। देखिए जिसका डर था वही हुआ, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा ठीक है पीछे में आना पड़ेगा, एक और इवेंट को समझना पड़ेगा, और वो है यहाँ पे धर्म युद्ध। देखिए धर्म युद्ध, जिसको कुरुक्षेत्र बोला गया, इसे समझ लीजिए आसान हो जाएगा। देखिए धर्म युद्ध में ही यहाँ पे ईसाई वर्सेस इस्लाम, धर्म युद्ध का टाइम पीरियड लगभग ठीक है 10वीं 11वीं शताब्दी में माना जाता है। इस धर्म युद्ध में ऑलरेडी यहाँ पे ईसाई हार चुके थे। अब ईसाइयों के हारने का मतलब क्या था कि जो उनका पोप था, ध्यान रखिएगा पोप था, पोप के प्रति लोगों का ठीक है संशय पैदा हो गया। अब उतना ट्रस्ट पोप का नहीं रह गया जितना पहले होता था। बहुत सारे इसमें समंत मारे गए। आम लोग धीरे धीरे लगने लगा कि भाई कुछ तो झोल है, पोप सही से चीज़ों को बता नहीं रहा है, अर्थात ये ठीक है पूरी तरीके से हमें गलत बता रहा है। इस्लाम का जब पूरी तरीके से विजित हो गया, समझिएगा धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है बहुत सिंपल है, यहाँ पे जेरूसलम को लेके, जेरूसलम में चूँकि मैंने बताया था कि बेलथहम में जो जगह था, ठीक है सॉरी बेलथहम में जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका एक ही कारण था, और वो कारण क्या था? व्यापार। क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया हुआ था कि जब यहाँ व्यापार हो रहा था तो मुस्लिम वासी भारत से व्यापार करते थे और उस वस्तु को मुँहमांगे दामों में बेचते थे। अब यूरोप वासियों को लग रहा है कि अगर हम आ गए जेरूसलम में, ठीक है, तो चाइना सिल्क रोड से भी हमारा बहुत नज़दीकी हो जाएगा, भारत आने में कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से व्यापार कर लेंगे। और यहाँ पे ये लोग क्या चाह रहा है कि अगर ये लोग आ गया, यहाँ पे ईसाई लोग आ गया जेरूसलम में, तो फिर इनका व्यापार चौपट हो जाएगा, इनको उतना बेनिफिट कहाँ होगा। लेकिन बेचारा ईसाई सब उस युद्ध में हार गया। उस युद्ध में हारने के बाद देखिए क्या होता है, 1453 में आगे चल के, ठीक है, अभी व्यापार रुका नहीं है, यूरोप वासियों को लॉस है, लेकिन लोग व्यापार करने के लिए मजबूर हैं। 1453 में यहाँ पे उस्मानिया साम्राज्य का, ठीक है, एक साम्राज्य आएगा, खलीफा वंश का ही साम्राज्य आएगा, उस्मानिया साम्राज्य। मुस्लिम जो साम्राज्य होता है एक बहुत बड़े एरिया पे कवर करते हुए ये क्या करेगा कि जो बाइजेंटाइन एम्पायर जो होता था, ध्यान रखिएगा, इसी को बोला गया था ईस्ट रोमन एम्पायर। आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ईस्ट रोमन एम्पायर। इस रोमन एम्पायर पे उस्मानिया साम्राज्य ने कंट्रोल कर लिया, अधिकार कर लिया, अर्थात पूर्वी रोमन साम्राज्य का भाग अब पूरी तरीके से मुस्लिमों के अधीन आ गया। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। ये हो जाएगा, इधर यूरोप हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिए, यूरोप
और ये हो जाएगा इधर टर्की, ध्यान रखिएगा टर्की। इसी टर्की की जो राजधानी थी, पूर्वी जो बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, टर्की में एक जगह है जिसको बोला गया कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया, मुस्लिम लोग कुस्तुनतुनिया बोलता था और अंग्रेज लोग इसको बोलता था कॉन्स्टेंटिपोल। कॉन्स्टेंटिपोल नाम सुनते रहिए। अब यहाँ पे मिल जाएगा आपको ऊपर ब्लैक सी मिल जाएगा, मैप देखा करिए आप लोग, ठीक है। ब्लैक सी, यहाँ पे है मरमरा सी, मरमरा सी, और ब्लैक सी और मरमरा सी को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है जिसको खाड़ी बोला गया, जिसको बोलेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, देखिए यही बॉस्फोरस स्ट्रेट यूरोप को और टर्की को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब टर्की के इन सारे भागों पे बाइजेंटाइन एम्पायर का पूरी तरीके से खात्मा हो गया, उस्मानिया साम्राज्य का उदय हो गया। अब यहीं पे आप देखेंगे तो जो ग्रीस वाला जो क्षेत्र था, आसपास का जो क्षेत्र था, चूँकि वहाँ पे मुस्लिम अटैक होने लगा, मुस्लिमों ने उस क्षेत्र को ऑक्युपाई कर लिया, तो बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे, समझ रहे हैं ना, जो लोग थे, यूनानी जो लोग थे, यहीं से अपने जो भी ग्रंथ वगैरह था, ग्रंथ था, साहित्य था, ठीक है, चाहे दर्शन था, इन सारे मोटी मोटी बुक को लोग नाव में लाद के लेके ये लोग इटली भागना शुरू कर दिया। अब इटली गया तो लोगों को पढ़ने का मौका मिला कि आखिर क्या था भाई इसमें। अभी तक तो जो भी पोप बोल रहा था सब उसको लोग मान रहे हैं, लेकिन अब पोप के प्रति संशय पैदा हो गया था। यही चीज़ है, जब आपको किसी एक व्यक्ति पे अगर शक हो जाएगा तो उसे आप शक से निगाह से देखेंगे, ठीक है। जब तक विश्वास रहेगा तभी तक आपके साथ, ठीक है, संबंध बना सकते हैं। शक होने के बाद हो सकता है कि संबंध ब्रेक ना हो, लेकिन अब वो वाली विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी जो पहले थी। यही हुआ इटली वासियों के द्वारा, अर्थात इटली में जो लोग गए धर्म ग्रंथ वगैरह लेके, उन्होंने जब ग्रंथ, साहित्य, दर्शन को पढ़ना शुरू किया तो इनका दिमाग का बत्ती खुला का खुला रह गया, पूरी तरीके से जल गया। इनको लगा कि अभी तक जो पोप बोल रहा था, शासक बोल रहा था, संबंध बोल रहा था, वो तो सब बातें क्या है, गलत है, सब बातें गलत है, ऐसा तो कुछ यहाँ लिखा ही नहीं गया है। पोप बोलता है कि ठीक है पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चौकोर है, ऐसे बातें बोलता है कि पूरा जो ब्रह्मांड में जो पृथ्वी कहाँ है, केंद्र में है, सूर्य पृथ्वी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। ऐसी मनगढ़ंत बातें थी उस यूरोप के समाज में। और यही देखिए जो गैलीलियो वगैरह जब आएगा, गैलीलियो ने खोज कर लिया था कि पृथ्वी का चक्कर, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, लेकिन इन्हीं पोपों के द्वारा अपनी बातों को मनवाने के लिए उसको जेल में डलवा दिया गया, मार दिया गया उसको। ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? इसके पीछे यही है कि धार्मिक कर्मकांड, आडंबर। लेकिन यहाँ पे आम लोगों ने इसको पढ़ा, समझा, और यहीं से एक मध्य वर्ग का विकास हो गया। क्योंकि मध्य वर्ग हमेशा शिक्षित वर्ग होता है, बेचारा अपने ही दुनिया में मस्त रहता है, खाने पीने का 2-4 रोटी मिल जाए, ज़रूरत के कुछ सामान मिल जाए, वो अपना लगा रहेगा, लेकिन वेल एजुकेटेड जरूर हो जाता है। आज वर्तमान में आप देख सकते हैं। अब यही जो मध्य वर्ग का उदय हुआ तेजी से उस समय, ठीक है, जो भी पुरानी जो ग्रंथ, साहित्य, दर्शन थी, जो यूनान का था, यूनानी ग्रंथों को पढ़ा गया, समझा गया, और एक नया समय काल का शुरू हो गया जिसको बोला गया पुनर्जागरण। अब इस पुनर्जागरण के उदय के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे चेंजेज आया। लेकिन उस चेंज को आप यहाँ कोरिलेट करके समझिए कि अब क्या हुआ कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पे, ठीक है, उस्मानिया साम्राज्य का पूरी तरीके से उदय हो गया। अब उस्मानिया साम्राज्य का इतना बड़ा मुस्लिम साम्राज्य हो गया कि अब जो यूरोपवासी थे इस रास्ते से आके व्यापार नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने भारत से ले जाके वस्तुओं के दाम को और अधिक बढ़ा दिया, और उनकी डिमांड है, यूरोप का जो कि ज्योग्राफी ऐसा है कि वे खुद इतना सक्षम नहीं है कि अपनी ज़रूरत के सामानों को उपजा सकें। खासकर मसाला को लेके उनका डिमांड बहुत अधिक था, कपड़ा को लेके उनका डिमांड बहुत अधिक था, जो प्रायः वे लोग भारत पे डिपेंडेंट रहते थे, चीन जैसे देशों पे डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन यहाँ मामला ही क्या कर दिया, जब उस्मानिया साम्राज्य का इन क्षेत्रों में उदय हो गया तो इनका यही था कि भाई या तो हमसे महंगे दाम में वस्तुएं खरीदो, अगर तुम लोग इधर आओगे तो भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारिक शुल्क, चुंगी अधिक लिया जाएगा। आज जो लोग ज़बरदस्ती करता था, अगर इधर आया इनके साम्राज्य में, तो उन ईसाइयों को पकड़ के मुस्लिम बना दिया जाता था। अब बहुत लोग डर गया, करे तो क्या करें। लेकिन यहाँ पे साथ साथ पुनर्जागरण भी चल रहा था, ध्यान रखिएगा।
अब ये पुनर्जागरण क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पुनर्जागरण है, देखिए पुनः जागना, अब समझ गए होंगे, ये नहीं कि अचानक जाग जाना, पुनः जाग जाना, क्योंकि यूरोपवासी तो ऑलरेडी यूनान के समय एकदम जग चुके थे। उस समय एक से एक, ठीक है, लोग हुए, जिसे मैंने बताया था, हेरोडोटस, सिकुरात, ठीक है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एक से एक जो विद्वान, जो दार्शनिक, उन्होंने क्या नहीं लिखा। उसी समय साइंस, विज्ञान जैसी चीज़ों का बड़ी तेज़ी से वहाँ पे प्रचलन हो रहा था, लेकिन रोमन साम्राज्य ने उसको डैमेज कर दिया। लेकिन पुनः जागने का मतलब है यहाँ पे कि यूनानी समाज का पुनः इनके द्वारा जो भी यूनान से इटली में ले जाया गया ग्रंथों को पढ़ा गया, सुना गया, समझा गया, तो लगा कि अच्छा इसका मतलब ये है। अब देखिए प्राचीन यूरोप कितना शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन मध्यकालीन यूरोप, वहीं जब पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य का जब विभाजन हो जाएगा, तो वहाँ पे पोप, शासक, संबंध, इतना लोग यहाँ पे, मतलब आम लोगों का लाइफ तो झंड हो चुका था पूरी तरीके से। आम लोगों का लाइफ बेकार हो चुका था। इनको बस कमाने का अधिकार था, बाकी मज़ा मारने का अधिकार तो इन तीनों ही वर्गों के लोगों का था। देखिए इसीलिए मध्यकालीन यूरोप को, ठीक है, अंधकार का युग भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, अंधकार का युग, क्योंकि इसमें आम जन का कोई रोल ही नहीं होता था। लेकिन आधुनिक यूरोप तक आते आते इसी को बोला गया पुनर्जागरण का काल, अर्थात ये लोग जग गया। अब ये लोग समझ रहा है कि शोषक कौन है, शोषित कौन है, अर्थात इन लोगों ने इतने दिनों से हमारा शोषण किया है, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब इसी प्रक्रिया में देखिए पुनर्जागरण का मतलब एक मानवता पर बल अभी तक बोला गया पोप के द्वारा कि जो इंसान जन्म से, ठीक है, पापी होता है और उसको अपना बोझ उतारने के लिए हम जैसे जैसे बोलेंगे, ठीक है, तब जाकर उसका बोझ उतरेगा और अगले जन्म में वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा। यहाँ पे बोला गया कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानवता पे बल दिया गया कि यस, जो करेगा सब मानव करेगा, जैसे करेगा मानव करेगा, जब चाहे तब मानव ही करेगा। व्यक्तिवार पर बल दिया गया और यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया कि सबसे पहले, ठीक है, जानो, उसके बाद तब क्या करो, मानो। पहले क्या था, पहले मान लो, जानना जरूरी नहीं है। अर्थात जो पोप बोल दिया वही सत्य था। अब जानो तब मानो। देखिए कितनी लॉजिकल उदाहरण आ गई। धर्म सुधार आंदोलन होने लगा, बोला गया कि पोप भ्रष्ट है, बाइबल की सही व्याख्या नहीं करता है। इसी में प्रोटेस्टेंट आंदोलन की वहाँ पे शुरुआत भी हो जाएगी। वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं। इस वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए कई सारे आविष्कार भी वहाँ किया गया, और यकीन मानिए कहीं न कहीं औद्योगिकरण भी इसी वैज्ञानिक पद्धति का ही, ठीक है, कारण था। व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा। अब यूरोप के आम इंसान भी धीरे धीरे अपना व्यापार को बढ़ाने लगे। जो मध्य वर्ग था तेजी से व्यापारिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहा था। पहले बोला जाता था पोप के द्वारा कि जो व्यापारी जो लोग होता है, जो सूद वगैरह जो देखता था, ये लोग पापी होता है सब। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, जब काल जब चल रहा था उत्तर वैदिक काल में, तो व्यापारियों को उसमें बोला जाता था। प्रिंटिंग प्रेस आ गया। प्रिंटिंग प्रेस आने से धड़ाधड़ पूरा छपाई होने लगा बाइबिल का। अब बाइबिल एक एक हाथों में जाने लगी। बाइबिल की सही व्याख्या उस बुक पे था। वो ओरिजिनल प्रिंटिंग सॉफ्ट कॉपी के रूप में बढ़ रहा था। साहित्य कला को प्रोत्साहन दिया गया। पहले पारलौकिक वाली चीज़ों को बनाया जाता था, शासक का चित्रण किया जाता था, पोप का, ठीक है, पादरियों का चित्रण किया जाता था। लेकिन अब इसमें आम जन को ध्यान में रखा जाने लगा। मोनालिसा का पेंटिंग देखिए कितना फेमस है, उसी पुनर्जागरण काल का वो पेंटिंग है, जो कि आज तक वो एक रहस्यमय पेंटिंग बन गया है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रहा है तो स्वाभाविक है कि अब उनको बंद करके रखना आसान नहीं था। लेकिन यही तो था यूरोप वासियों के लिए समस्या के कारण, खासकर उस मध्य वर्ग के लोगों की समस्या के कारण, कि उनका दिमाग भी तब खुला जब उस्मानिया साम्राज्य ने पूरे के पूरे, खासकर पश्चिम एशिया, भूमध्य सागर के आधे से अधिक व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। अब इनका बेचारा करे तो क्या करे। लेकिन पुनर्जागरण का ये काल चल रहा है, ये लोग हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहीं से अब शुरू हो गया। इनको हर हाल में था कि हमको भारत जाना है, हर हाल में था कि जब तक भारत नहीं जाएंगे हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट था इनके लिए मसाला, और दूसरा था यहाँ पे कपड़ा, मसाला, कपड़ा, ठीक है। मसाला में सब चीज़ आ जाएगा, काली मिर्च, ठीक है, जितना ही मसाला होता है, क्योंकि यूरोप की जलवायु वैसी है कि
वो जलवायु में मसाला जैसी चीज़ें वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। जनरली फ्रूट्स वगैरह जो भी भूमध्य सागरीय इलाका है, फ्रूट्स वगैरह ही आपको मिलेंगे देखने के लिए। लेकिन इनकी आवश्यकता ने इनको और मोटिवेट किया और पुनर्जागरण के काल ने एक इनको अलग लेवल पे लेके गया और यहीं से वैज्ञानिक पद्धति पर बल दिया गया। जहाज बनाया जाने लगा, कंपास बना लिया गया, मानचित्र बना लिया गया। मानचित्र तो देखेंगे बाकायदा अफ्रीका का पूर्वी तटों का, ठीक है, सॉरी, अफ्रीका का जो पश्चिमी तटों का मानचित्र भी बनवाया जाएगा। एक पुर्तगाली शासक होगा हेनरी द नेविगेटर, उसके द्वारा बनवाया जाएगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि चीज़ों को समझिए, फील करिए ना, ठीक है, रीड करिए, पढ़िए, फील करिए। मैंने शुरू में बताया था, फिर उसको, ठीक है, रीड, फील एंड थिंक, सोचिए उसमें। अब जहाज हो गया, कपास हो गया, मानचित्र हो गया, ऐसी ये सामग्रियाँ हैं, ऐसे यंत्र हैं जो समुद्री यात्रा करने के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त चीज़ें थी। यहीं से समुद्री मार्ग की खोज शुरू हो गई। अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारे ही देशों की खोज हुई। एक देश क्या पूछे, एक से कई सारे देशों की यहाँ पे टारगेट रखा गया भारत को, लेकिन भारत के साथ साथ कई सारे देशों की यहाँ पे खोज हो गई। अब खोज कैसे हुई, देखिए उस समय ये वाला सारा मार्ग तो बाधित हो गया था, उस्मानिया साम्राज्य का कंट्रोल था, यूरोपीय लोग इधर आ नहीं सकते थे। तो यहीं से अब चल पड़ा। स्पेन के शासक ने काफ़ी वैज्ञानिक, ठीक है, प्रौद्योगिकी पे यहाँ पे बल दिया और स्पेन के शासक ने सबसे पहले कोलंबस को भेजा। कोलंबस तो भारत नहीं पहुँच पाया, चला गया अमेरिका, इसी क्यूबा के क्षेत्रों में पहुंचा था वो। यहाँ पे गया तो उसको बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो यहाँ पे एजटेक इनका सभ्यता थी, इनकी बहुत ही प्राचीन जो सभ्यता थी, बिल्कुल, ठीक है, ये लोग ब्लॉक था, इनको पता ही नहीं था। वहाँ से लोग भर भर के लाया लोग। आगे चल के ब्रिटेनवासी सब गया, जाके पूरा अमेरिका के पश्चिमी तटों पे जाके बस गया। देखिए सब वही लोग हैं आज, गोरा गोरा लोग, सब ब्रिटेन वाला लोग हैं, यूरोप वाला लोग हैं। आगे चल के पुर्तगाली शासक के द्वारा, खासकर वहाँ का जो राजकुमार होगा हेनरी द नेविगेटर के द्वारा, जैसे मैंने भी नाम बताया था आपको, हेनरी द नेविगेटर के द्वारा सबसे पहले बार्थोलोम्यूज को भेजा जाएगा जहाज़ों का जखीरा लेके। फेल हो जाएगा, आएगा केप ऑफ गुड होप तक लौट के चला जाएगा, भारत आने को उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा। दूसरी बार आएगा यहाँ पे, ठीक है, वास्को डिगामा को जब भेजेगा वो, तब आके वो केप ऑफ गुड होप तक आएगा। अब समझिए, केप ऑफ गुड होप तक आने के लिए या फिर अटलांटिक ओशन को पार करके जाने के लिए कोई रास्ता नहीं देखा है। दिशा सूचक यंत्र के सहारे, लकड़ी का जहाज़ के सहारे, इंजन नहीं था उस समय। अगर आपको जियोग्राफी का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट होगा तो यहाँ से चलने वाली जो गर्म, जो, ठीक है, जो जलधाराएँ हैं, अपने आप में उस संकट का कारण था। यूरोप वासी आते थे और इधर से गर्म जलधाराएँ चल रही थी तेज़ी से, इधर से, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है। उन विषम परिस्थितियों में कितने जहाज डूब जाते थे। जो डूबने से बचने से जो बच भी जाते थे, उन लोगों को बीमारी, ठीक है, चूँकि ठंडे प्रदेशों से गर्म प्रदेशों में आ रहा है, बीमारी लग जाती थी। अब, ठीक है, भूखे प्यासे मर जाते थे, कितने जहाज डूब जाती थी। इन विषम परिस्थितियों में सोचिए कि आखिर उनके अंदर पुनर्जागरण जनित अगर चेतना का प्रकाश अगर हुआ होता तो शायद वो लोग इतना एक्टिव नहीं हुआ होता, तब जाके ये लोगों को काम कर रहा है। तो वास्को डिगामा आ गया। अब गुजरातियों की कहानी देखिए, यहीं पे एक गुजराती व्यापारी था, ठीक है, अहमद इब्न मजीदी जिसको बोला गया। वो देखिए आया व्यापार करने के लिए, अफ्रीका के पास आया हुआ था यहाँ पे। यहाँ से वास्को डिगामा की मुलाकात हो गई और उसी गुजराती यात्री ने ना, गुजरातियों को बोला जाता है, देखिए गुजरात का इतिहास, कोई आज अगर पॉलिटिकल पार्टी बोले कि गुजरात को हमने मॉडर्न बना दिया है, आधुनिक बना दिया है, संपन्न बना दिया है, तो अपने आप में ये सही वक्तव्य साबित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए हड़प्पा काल से ही आप देखेंगे, लोथल बंदरगाह, भड़ौच बंदरगाह, एक से एक जो पोर्ट हुआ, धीरू भाई अंबानी का नाम आता है। गुजरातियों के पूरी तरीके से अंदर जो होता है ना, उनके अंदर, उनके ब्लड में ही बिजनेस बसा हुआ है और उस बिजनेस, उस मुनाफे के लिए क्या नहीं लोग कर सकते। देखिए आज बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों से कितना माइग्रेशन गुजरात में होता है। सूरत, अहमदाबाद जाके सारे लोग टेक्सटाइल, लोहे की कंपनियों में लोग काम करते हैं। तो गुजरात शुरू से ही बहुत, ठीक है, संपन्न क्षेत्र रहा है अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, और वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन का जो
ब्लड है उसके कारण। अब यहीं से ले गया इब्न मजीद, बोला किनारे किनारे चलना, इधर जाओगे तो फंस जाओगे। आते आते यहाँ पे देखिए मई का महीना हो गया, और मई से जब यहाँ मानसूनी पवनें चलने लगेगी तो देखिए यहाँ पे पहुँच गया, कालीकट पहुँच गया। अब ये जब जाएगा यहाँ पे कालीकट पहुँचेगा, देखिए यहाँ पे कालीकट पहुँचेगा तो आपको पता है कि पहले से भारत के पूर्वी तटों पे कौन रह रहा था, ठीक है, मुस्लिम लोग यहाँ पे मौजूद था, जो कि मज़ा मार रहा था, लोग भारत से बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा था। अब कालीकट में जब पहुँचा, ठीक है, तो उस समय ऊपर था मुगल साम्राज्य, नीचे था बहमनी, और नीचे था यहाँ पे, ठीक है, नीचे था विजयनगर साम्राज्य। तो 1498 में पहुँचा वास्को डी गामा, भारत पहुँचा। कालीकट का शासक जमूरी ने उसका स्वागत भी किया, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों ने उसका विरोध भी किया, क्योंकि उनका एक मार्केट में कॉम्पिटिटर आ गया था, यूरोप लोग, पुर्तगाली लोग। अब इन पुर्तगालियों की इच्छा थी कि भाई भारत में जाके ईसाई धर्म को हमको आगे बढ़ाना है और अच्छा खासा व्यापार भी करना है, और यहीं से पुर्तगालियों ने शुरू कर दिया भारत से व्यापार करना। वास्को डी गामा लेके गया मसाला यूरोप में, हल्का मच गया कि भाई यूरोप वासियों ने, पुर्तगालियों ने भारत के लिए रास्ते की खोज कर दी। लेकिन क्या सोचिए, कोई जब खोज कर लेगा किसी चीज़ को तो क्या हो, कोई दूसरे देशों को बताएगा? कभी नहीं बताएगा। यही कारण है कि लगभग 100 सालों तक पुर्तगालियों ने मज़ा मारा, हिंद ओशन में पूरा कंट्रोल किया। मुस्लिम व्यापारियों को भी पुर्तगालियों ने, ठीक है, अपने बाहुबल के दम पे इनको पराजित किया, और धीरे धीरे, ठीक है, आगे चल के कई अन्य सारे जो यूरोपीय देश हैं आते गए, और फाइनली उनके द्वारा भी, ठीक है, भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज कर ली गई। तो अब कल हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से पुर्तगाली लोग भारत पे आया और क्या परिवर्तन किया भारत में, कहाँ कहाँ व्यापारिक कोठी बसाया, कैसे पुर्तगाली लोग सबसे पहले आएगा और सबसे अंत में भारत आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद जाएगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा कल के क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक, ठीक है, शेयर करते रहें, और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।